everyone, welcome to my YouTube channel Organic Chemistry by Alina. Today we are going to start a new chapter, Reaction Intermediate. You must have studied about intermediates in chemical kinetics. Also, intermediates are very unstable species which form in between the reaction, and as the reaction proceeds they further change into products. अब किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बन रही है तो वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती. एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन वन स्टेप, और it must be a complex reaction. Complex reaction are those which complete in two or more than two steps. अब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री तो हो नहीं सकती. अब सबसे पहला इंटरमीडिएट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कार्बोकैटाइन. कार्बोकैटाइन अपने नाम से ही बहुत क्लियर है. कार्बन कैटाइन्स मीन पॉजिटिव चार्ज. तो कार्बोकैटाइन इज कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज. फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस हाउ कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन. बॉन्ड ब्रेकिंग टू टाइप्स होती है, हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक. कार्बोकैटाइन जिस फिशन से बनता है वो है हेट्रोलिटिक फिशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस हेट्रोलिटिक फिशन. मान लीजिए ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं. अब यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कैसे होगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन के पास चले जाएंगे. जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो बॉन्ड किधर की साइड ब्रेक होना चाहेगा, ब्रोमीन की साइड. तो यहाँ कैसे होगा, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऐसे ब्रेक होगा क्योंकि दोनों कोई किसी को पुल नहीं कर सकता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो यहाँ कैसी फिशन हो रही है, होमोलिटिक फिशन. ये एक रेडिकल कार्बन, एक रेडिकल, एक और दो रेडिकल बनेंगे कार्बन के. तो कार्बोकैटाइन किस में फॉर्म हो रहा है, हेट्रोलिटिक फिशन में. तो ये याद रखना ज़रूरी है, कार्बोकैटाइन हमेशा कहाँ बन सकता है, हेट्रोलिटिक फिशन में. हेट्रोलिटिक फिशन में. Now we are going to discuss some of the general properties of कार्बोकैटाइन. उससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कार्बोकैटाइन को पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं. कार्बोकैटाइन को असल में पहले से ही कार्बोकैटाइन नहीं कहते थे. पहले इसका नाम था कार्बोनियम आयन या कार्बीनियम आयन, पर इसको डिस्कार्ड करा गया. वो डिस्कार्ड क्यों करा गया वो समझने की ज़रूरत है. उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अमोनियम आयन से. पहले इसको कहते थे कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन. अमोनियम क्या होता है, NH4+. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4. यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बना रखा है. यहाँ कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और इसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 3. यहाँ इसने एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया तब भी हम इसको अमोनियम आयन कह रहे हैं. यहाँ अपनी वैलेंसी से एक बॉन्ड कम बनाया तब भी इसको कार्बोनियम आयन कह रहे हैं. तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है. डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे इसको कार्बोनियम और अमोनियम आयन में. इसीलिए हम लोगों ने बाद में इसको, मतलब हम लोगों ने तो साइंटिस्ट ने इसको डिसाइड करा गया है कि इसको डिस्कार्ड कर देते हैं नाम को और इसका नेक्स्ट नेम क्या है, कार्बोकैटाइन. तो ऐसे इसका कार्बोकैटाइन नाम पड़ा, पहले से ही इसको नहीं बोलते थे कार्बोकैटाइन. Now we are going to discuss some of the general properties of carbocation. The very first example we are going to do it is Cr3+. R is an any alkyl group. मान लीजिए कि CH3 लिया है यहाँ पर. The very first property we are going to discuss is hybridization. कार्बोकैटाइन की आप सबको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2. अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है, 6.
किसी भी ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। यहाँ पर क्या है? 6। तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। कार्बोकेटाइन एक कैसी स्पीशीज़ है? डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। फोर्थ एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है यहाँ पर, इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी है। अब आप नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर इट इज़ ESR एक्टिव और इनएक्टिव। अब आप लोगों ने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा। ESR एक्टिव होने के लिए किसी भी स्पीशीज़ को अनपेड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और मैंने जैसा आपको अभी बताया कि पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। तो ये कैसा हुआ? ESR इनएक्टिव। कैसी स्पीशीज़ है? ESR इनएक्टिव। हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीशीज़ है, हाईली रिएक्टिव भी होगी। शेप कैसी होगी? sp2 है तो कैसी होगी शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। यही कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है कार्बोकेटाइन की। 8 मैक्सिमम मैंने 8 लिखवाई हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। एक्चुअली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्लासिकल कार्बोकेटाइन। हम लोग कार्बोकेटाइन को C+ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन वही होते हैं जो मैंने अभी तक बताया आपको। एग्जाम्पल वही 6 इलेक्ट्रॉन, ट्राइगोनल प्लेनर, अनस्टेबल स्पीशीज, अनस्टेबल स्पीशीज, Cr3+। अब स्पेशल क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जैसे मैंने आपको बताया 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, बट नॉन क्लासिकल का कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे होता है अभी आपको बताएंगे। और शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और ये कैसी हैं? स्टेबल स्पीशीज। ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्पीशीज कैसे हुई? स्टेबल स्पीशीज। अब इसमें समझने की ज़रूरत है 8 इलेक्ट्रॉन काउंट आया कैसे? इसका 6 आया, दोनों कार्बोकेटाइन, हम इसको भी कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं, इसको भी। इसका 8 कैसा आया और इसका 6? इसका तो 6 आपको बता दिया कैसे आया, इसका जानने की ज़रूरत है। यहाँ जैसे कि कार्बोकेटाइन की कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन बॉन्ड बनाएगा। हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ ब्रोमीन। अब जब ब्रोमीन निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, हाइड्रोलिटिक फिशन होगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये जब निकलेगा यहाँ से तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ऐसे ही इसमें होता है। यहाँ पर मान लीजिए ये इसके पास है एम्प्टी पी ऑर्बिटल। इसको थोड़ा साफ से बना लेते हैं, इसको प्लेन में दिखा देते हैं। ये है एम्प्टी पी ऑर्बिटल।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बट यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने जो सिग्मा दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। यहाँ इससे इस कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे? ये अपने सिर्फ कार्बन तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे क्योंकि वो डेफिशिएंट है, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का ये जो यहाँ पर आपको दिख तो तीन सेंटर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। कार्बन के पास तो है नहीं, वो दे नहीं सकता। दिए कितने हैं, हाइड्रोजन ने अपने ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसको बॉन्ड बनाने के लिए। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है ये वो कैसी होती है, 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है ये। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हम लोग बोरेन वगैरह में भी पढ़ते हैं, V2S6 में भी कैसी बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग, वो भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ही होती है। तो इसी वजह से इसके यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन काउंट हुए हैं, 2 2 2 4 2 6, और ये 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने इन्हें दिए हैं। ऐसे हो गए ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ और एक स्टेबल स्पीशीज़। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेबल कार्बोकैटायन। एडवांस लेवल पे हम लोगों को ये कार्बोकैटायन देखने को मिलता है CH5+। तो वो ये वाला कार्बोकैटायन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सही है, क्लियर है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी समझने के लिए हम लोग इसका ऑर्डर याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, सबसे पहले आता है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर, whether the carbocation is aromatic or not. aromatic ones are the most stable carbocation. उसके बाद आता है नेक्स्ट एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कार्बोकैटायन कैसा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। अगर उस कार्बोकैटायन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें तो वो कैसा बन जाएगा, स्टेबल स्पीशीज़। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं हम ऐसी चीज़ को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जाहिर सी बात है वो उसको कैसा बना देगा, स्टेबल। और वहीं अगर कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेंगे जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, बढ़ा देगा कार्बोकैटायन पे, तो वो उसको कैसा करेंगे, डीस्टेबलाइज। तो प्लस आई इफेक्ट स्टेबल बनाता है, माइनस आई डीस्टेबल करता है कार्बोकैटायन को। उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक आर द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी एरोमेटिक, कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी डिस्कस कर लिया तो डीस्टेबिलिटी का भी ऑर्डर डिस्कस करना पड़ेगा। यहीं से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। डीस्टेबिलिटी का ऑर्डर, डीस्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद आता है यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आता है यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उसके बाद आता है यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आता है यहाँ एरोमेटिक।
सब्सिडी स्टेबल एंटी एरोमेटिक, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट, डी स्टेबल. Next concept we are going to discuss is hydride ion affinity, a very important topic from this unit. Hydride ion affinity, mostly questions यहीं से ही बनते हैं. अब जो पढ़ा है इससे पहले वो तो बहुत बेसिक था. सॉरी, इफेक्ट लिख रही हूँ, एफिनिटी आएगा. एफिनिटी यहाँ पर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा बेहतर होता है. कोई भी चीज़ अगर एग्जांपल से समझी जाए तो वो और ज़्यादा अच्छे समझ में आती है. तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, CH3+, CH2, CH3+. अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना आपको भूल गई हूँ. सबसे जो मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन से होते हैं वो भी बता देती हूँ आपको इससे पहले. ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाले कार्बोकैटायन कैसे होते हैं? मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन. यहाँ पर अब ये होती क्यों है? एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा. एस कैरेक्टर क्या होता है? न्यूक्लियस से मतलब आप लोग ऐसा समझिए, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती जा रही है. यहाँ पर sp2 sp3 में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, उसके बाद sp2 में, उसके बाद s में, sp में. यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. यहाँ से हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल और इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना बहुत मुश्किल काम है. उसके बाद sp2 में भी यही सेम रीज़न है. जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन बनना और या उसका जो अनस्टेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ती रहेगी. s कैरेक्टर क्या है? बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही अनस्टेबल हो रहा है. उसके बाद ये आता है फिनाइल कैटायन, ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है. तो ये तीन मैं आपको बताना भूल गई, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं. ये एस कैरेक्टर से समझिए, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा? अनस्टेबल या बनना बहुत मुश्किल होगा. तो ऐसे समझिए, कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा p% कैरेक्टर होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितना ज़्यादा s% कैरेक्टर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ही कम स्टेबल कार्बोकैटायन. जितना ज़्यादा p कैरेक्टर उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन. यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइड्राइड आयन एफिनिटी. हाइड्राइड क्या होता है? H-. एफिनिटी का मतलब होता है, अगर हम लोग थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझे तो एफिनिटी का मतलब होता है प्यार. हाइड्राइड का हमें देखना है कि इसके हम इन दोनों में किसके लिए ज़्यादा प्यार है. ये कैसा है? अनस्टेबल कार्बोकैटायन. ये कैसा है? थोड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको स्टेबिलिटी मिल रही है और हाइपर कंजुगेशन से भी. अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो इसको ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी. और ये सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि ये तो किसी इफेक्ट से स्टेबल ही नहीं हो रहा. तो जो हाइड्राइड आयन होगा वो इसके पास पहले जाना चाहेगा या इसके पास पहले जाने जाएगा? किससे ज़्यादा प्यार है उसका? जाहिर सी बात है, जो अनस्टेबल चीज़ है उससे ज़्यादा उसकी मोहब्बत होगी. ये अनस्टेबल है, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? इसके पास. इसके पास नहीं जाएगा, ये स्टेबल अपने आप को थोड़ा रोक के रखेगा. स्टेबिलिटी है इसके पास, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहेगा. ये क्या है? ये सबसे पहले रिएक्ट करना चाहेगा हाइड्राइड के साथ अपने आप को स्टेबल करने के लिए. तो हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या है? हाइड्राइड के लिए किसके लिए ज़्यादा प्यार है? तो इसलिए यहाँ पर ये देखेंगे कि ये CH3 के लिए इसका ज़्यादा प्यार है. यही होती है हाइड्राइड आयन एफिनिटी.
सो दैट्स इट फॉर टुडे. हाइड्राइड एंड एफिनिटी ही आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक था. सो वी आर नाउ गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टेबल नेक्स्ट इंटरमीडिएट, that is carbanion. So we are going to discuss this intermediate in the next lecture. So thank you.